सभी का डेली है 115 बीजेपी के लिए, 63 कांग्रेस के लिए और जेडीएस के लिए 39 और अदर्स के लिए 2। 115 यानी बहुमत से क्रॉस कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की डंके की चोट पर सरकार बनने जा रही है कर्नाटक के अंदर, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में शिकस्त न खा जाए, मात न खा जाए। और अगर वो मात खाती तो 2019 के चुनाव के मद्देनजर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उसको नुकसान होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बम्पर जीत मिली है उसको, बम्पर जीत हम कह सकते हैं, 115 सीटें मिलना। और ये बम्पर जीत पहले ही कह दी थी इंडिया न्यूज ने, बीजेपी को 120 सीटें दी थी, जिसमें हमने प्लस माइनस 11 रखा था। ये देखिए बीजेपी 120 प्लस माइनस 11 73, जेडीएस की 26 और आर्मी की 3। हमारे साथ एक नए पैनलिस्ट एस श्रीनिवासन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। श्रीनी, रिजल्ट देखकर आपको कोई आश्चर्य लगा? आश्चर्य क्या, इसमें एक बात इसमें सबूत हुआ, क्या साबित हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो यहाँ पर जो नॉर्थ में एक उनका जो प्रतिष्ठा थी और वो जो उनका जो अपील था, वो अब साउथ में चला गया है। एक वो बहुत बड़ा मैसेज है। पहला मैसेज ये है कि वो उनका वहां पर वो अपील वहां तक फैल गया है। दूसरा मैसेज ये है कि कांग्रेस ने बहुत कोशिश करी, उन्होंने किताब में जितने भी रूल हो सकते हैं उन सबका कोशिश किया। सिद्धरमैया, यदि आप क्रिकेट का टर्मिनोलॉजी यूज करें, फ्रंट फुट में खेलते हुए नजर आए पहले से ही। उन्होंने सभी फार्मूले कोशिश किए, उन्होंने कास्ट के अगेंस्ट एक अहिंदा फार्मूला कोशिश किया, उन्होंने जो डोमिनेंट कास्ट है लिंगायत वकलिंगायत, इन दोनों को साइडलाइन करने की कोशिश की, लिंगायत वोट्स को बांटने की कोशिश की। उन्होंने अपना खुद का एक डेवलपमेंटल मॉडल जो उनके जो भाग्य स्कीम्स हैं उसके थ्रू उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कोशिश किया कि किस तरीके से एक नेशनलिज्म, जो बीजेपी का एक नेशनलिज्म का जो स्लोगन है उसके खिलाफ एक सब नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए थ्रू फ्लैग, अपना झंडा हो, अपने स्टेट का एक अलग झंडा हो। एक लैंग्वेज का जो इशू उन्होंने उठाया, कन्नड़ा जो प्राइड है उसको उन्होंने उठाया। उन्होंने सभी तरह की कोशिशें उन्होंने करी। और पहली बार ये भी एक बात याद रखनी होगी, राहुल गांधी, जिनके ऊपर ये कहा जाता था कि वो चुनाव में उतना या पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इन्होंने काफी घूमा। मगर जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जो कंबाइन है वो इन सबको बीट कर गए। और आखिरी का जो 15 रैली को इन्होंने बढ़ाकर 21 रैली किया, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा एक डिसाइसिव एक्शन था। ग्राउंड लेवल पे अमित शाह पहले ही काम कर चुके थे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को ऑलमोस्ट 3 बार वो विजिट कर चुके थे, तो एक ग्राउंड ले कर चुके थे। मोदी जी आए और उनके आने के बाद मुझे लगता है कि पूरी तरह से वो पलट गया है। ये एक बड़ा वो है। बट सबसे बड़ा मैसेज ये है कि साउथ में अब बीजेपी की पेठ अब इस यहां से बढ़ेगी, साउथ में बढ़ेगी। अब इसमें मैं एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। लोग कहते थे कि बहुत कम लोग हैं जो साउथ में जाने गए, नॉर्थ के लीडर्स। इंदिरा अम्मा को जानते थे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी को जानते थे लोग, और शायद तीसरा नाम होंगे नरेंद्र मोदी, जिनको जानेंगे लोग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो पहले जो 2000 चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी की अच्छी अपील पूरे नॉर्थ में थी, मगर साउथ में उस हद तक नहीं पहुंच पाई थी। आप यदि क्रमवार देखें, तमिलनाडु में देखें, तमिलनाडु में हालांकि एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था बीजेपी ने बाकी पार्टीज के साथ मिलकर, उसके बावजूद तो खास वहां पर कुछ नहीं कर पाए। केरल में भी वहां पर वो जो है एक कांग्रेस फ्रंट वर्सेस, या आप ये कहें लेफ्ट फ्रंट वर्सेस वहां का जो यूडी का एक कॉम्बिनेशन था, जो कांग्रेस का फ्रंट था। आंध्रा में भी यदि आप देखें, जो रीजनल पार्टीज थे वो आगे थे। तेलंगाना में भी यही खेल था। मगर इस बार कर्नाटका में हालांकि बीजेपी 17 सीटें जीती थी, मगर तब भी बुरी हालत में, मरे गिरे हालत में भी कांग्रेस वहां से 9 सीटें ले आई थी। तो ये लग रहा था कि शायद कर्नाटका जो है वहां पर उन्होंने रोक लिया है बीजेपी को, ऐसा लग रहा था।
मगर इस चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि जो 2019 की तरफ अब जो आगे कदम रखेगी बीजेपी, यदि उनके कुछ लॉसेस उनके होने ही होने हैं नॉर्थ में, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ऑप्टिमम सीट्स यूपी से, बिहार से, बाकी जगह से उनको आ चुका है, कहीं न कहीं से उसकी भरपाई उनको कहीं न कहीं से करनी होगी। ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ से देख रहे थे। नॉर्थ ईस्ट का तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, साउथ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल था, उस सवाल का जवाब इस चुनाव से मिल गया। उस चुनाव से मिल गया। माधव, आप क्या कहेंगे? क्या इसमें ये माने कि साउथ के लीडर्स के तौर पर भी, या साउथ में एक नाम के तौर पर नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के तौर पर भी स्टैब्लिश हो गए हैं? हाँ, मैं निश्चित रूप से ये बात सही है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है अब साउथ की तरफ भी बढ़ गया है। और नहीं केवल कर्नाटका नहीं, मैं बोला जैसे तमिलनाडु है, केरला है, वहां भी बीजेपी के जनाधार में जो है वृद्धि हुई है मोदी जी के आने से। और मोदी जी को ना सबने स्वीकार कर लिया आज के डेट में। आप नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ, हर जितने भी हैं अपने, हर जगह मोदी जी की स्वीकार्यता जो है आज के डेट में जो है हो चुकी है। और मुझे इसका पूरी तरह उम्मीद करता हूं कि जो केरला और तमिलनाडु का चुनाव होगा वहां भी मोदी जी के नेतृत्व का जो है सो बीजेपी को लाभ मिलेगा। और बीजेपी में कहता हूं कि वहां सरकार बना लेगी, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी जो है वहां अच्छी पोजीशन में होगी। वहां वाकई निश्चित में रूप में अच्छी पोजीशन होगी। और पिछले दिनों में केरल के अंदर आरएसएस ने काफी मेहनत की है। जी, देखिए केरल में आरएसएस बहुत दिनों से एक्टिव है, अभी नहीं, बहुत सालों से एक्टिव है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा था जो संघ में काफी काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या कारण है कि आप वहां की राजनीति में इतने अंदर तक पैठ बनाए हुए हैं लेकिन एक भी सीटें नहीं जो निकाल पाते हैं। तो उनका ये कहना था कि वहां के चर्चेस की पॉलिटिक्स के कारण। अब मुझे लगता है उसको डेंट किया है उन्होंने। देखिए, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, केरला में थोड़ा सा डेमोग्राफी अलग है। वहां जो है माइनॉरिटी जिसको यहां हम कहते हैं, वहां यदि आप मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन को मिलाएं, वो ऑलमोस्ट हिंदू की पॉपुलेशन के बराबर है, 48% है वहां पर, जो कि ये कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं है। आरएसएस वहां बहुत सालों से काम करती आ रही है, मगर वो एक पर्टिकुलर रीजन में उनका लेफ्ट के कैडर्स के साथ झगड़ा रहा है, और वो अपना वोट परसेंटेज कभी बढ़ा नहीं पाते थे। मगर 2014 के चुनाव में जब उसके बाद जो असेंबली इलेक्शन भी हुआ है, उसमें उन्होंने 2014 से ज्यादा जो बाद में जो केरल का असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया, डबल डिजिट के ऊपर चले गए हैं वो। अब वो टिपिंग पॉइंट पे आने का उनका होगा जहां पर वो सीट जीतना शुरू करें। वो अभी आया नहीं था, मगर हो सकता है कि इस कर्नाटका के चुनाव के बाद जरूर उस पर असर पड़ेगा। तमिलनाडु में एक अलग इक्वेशन है। तमिलनाडु में देखिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बीजेपी का वहां से आ रहा था, कावेरी के पानी के मुद्दे को लेके, किसान के जो प्रॉब्लम है उसको लेके, श्रीलंकन इशू भी थोड़ी देर था, वहां पर हाइड्रोकार्बन जो टैप कर रहे थे ग्राउंड से, उसके खिलाफ वहां पर एजिटेशन था। एक जयललिता की मृत्यु के बाद और जो डीएमके के गद्दावर नेता हैं उनकी बीमारी के बाद, करुणानिधि के, वहां पर एक वैक्यूम से स्थिति आ गई थी, उसको कोई भर नहीं पा रहा था। तो बहुत सारे नेताओं की ढूंढ हो रही थी, मगर चूंकि एक बीजेपी का वहां पर विरोध था, कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ अलाइन होने के लिए, साथ आने के लिए वहां पर तैयार नहीं था, उनके साथ चलने के लिए, एक अलायंस के लिए कोई तैयार नहीं था। वहां पर कई नेता उभर के, जैसे रजनीकांत सुपरस्टार वहां पर निकल कर आए हैं, कमल हासन भी वहां पर निकल आए। मगर अब इस चुनाव के बाद, जीत के बाद, बीजेपी के लिए आसानी होगी उन लोगों से बात करना, उन लोगों से किसी से अलायंस बनाना। एआईडीएम के साथ, एआईडीएमके को अभी और थोड़ा वो अच्छे से उनको अपने साथ लाने की, मेरे ख्याल से एआईडीएमके के दोनों फ्रैक्शन से वो अलायंस कर सकते हैं और तो डीएमके से भी उनकी बातचीत जारी है, जहां तक मेरी जानकारी है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर डीएमके अपना कार्ड कैसे खेलता हो देखना होगा, क्योंकि डीएमके ओपन होगा। उसके पहले भी आप एक बार डीएमके जो है वो अलायंस कर चुका है, बीजेपी के साथ कर चुका है, तो वो वाकिफ हैं। मगर देखिए, सबसे बुरी हालत वहां पर कांग्रेस की है। कांग्रेस बिल्कुल भी वहां नहीं रिवाइव कर पाया है और बहुत मुश्किल हालात में है। उनके लिए अभी तक ये था कि भले वो न खुद कर पाए, कम से कम बीजेपी तो वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सका। मगर इस कर्नाटका की जीत के बाद हो सकता है रजनीकांत भी अपना रवैया बदले। अभी तक रजनीकांत ने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने कहा कि मैं स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स करूंगा, मगर उसका क्या अर्थ है उन्होंने अभी नहीं बताया। हो सकता है अब वो कुछ कहना शुरू करें। चलिए, ये थी साउथ की राजनीति के बाद। इसके बाद हम
पूरे देश की राजनीति पर एक नजर डालते हैं। 12 से 1 के बीच में यह हमारा मुद्दा रहेगा और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अमित मालवीय जी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और उनकी जो सोशल मीडिया विंग है उसको संभालते हैं। अमित मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं कि किस तरह का उत्सव का वातावरण बीजेपी में चल रहा है इस वक्त। दीपक जी, ये कर्नाटका की जो जीत है वो बहुत ऐतिहासिक है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। बहुत महीनों पहले जब हम कर्नाटका में कैंपेन के लिए गए तभी लोगों से ये आभास हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यहां अभूतपूर्व जीत होने वाली है, लेकिन एक इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया गया जहां पे ऐसा बताया गया कि कांग्रेस जीत रही है या कांग्रेस आगे आ रही है। कई लोगों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ अलायंस करेगी। ये सारा जो एक प्रयास किया गया वो वोटर को भ्रमित करने के लिए किया गया और आज कर्नाटका की जनता ने स्पष्ट मैंडेट देके भारतीय जनता पार्टी को ये सत्यापित कर दिया कि अगर पॉलिसी और सिद्धांतों की राजनीति करी जाए तो जनता का समर्थन पूरी तरीके से मिलता है। वो दिन अब लद गए जब पार्टियां एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ा के कुछ हथकंडे अपना के चुनाव जीतती थी। आज लोग परफॉर्मेंस पे, डेवलपमेंट पे और गवर्नेंस के मुद्दों पे वोट डालते हैं। और अगर आप बैंगलोर को देखें और जो अन्य शहरी इलाके हैं अगर उनको देखें, हर जगह ये बात उभर के आई है। गांव में, रूरल कर्नाटका में, देहात में भी इसी तरीके का मैंडेट देखकर आया गया है। आज लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या मूलभूत परिवर्तन हो रहा है और कौन सी पार्टी उसको कर रही है, किसका नेतृत्व सक्षम है और संवेदनशील है। और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बहुत बड़ा मैंडेट कर्नाटका की जनता ने दिया है। बिल्कुल मैंडेट दिया है और मैं यही कहने वाला था कि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की खुशी मनाई जा रही है। तो मैंने ये सवाल अमित से पूछ लिया, लेकिन अमित मुझे लगता है कि आपसे भी ये सवाल बड़ा वाजिब था। लेकिन मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने वहां पर देखा है कि जीत की किस तरह से खुशी मनाई जा रही है। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यालय वहां पर जश्न का माहौल है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, यानी कि जीत की जो खुशी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हम उनको प्रणाम नमस्कार करते हैं कि हमारे विकास के एजेंडा को मोदी जी की अगुवाई में, अमित शाह की मेहनत ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने जनता ने स्वीकार किया है। और बार बार कांग्रेस पार्टी ने विभाजक कैंपेन करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी जीती है। ये विकास की विजय है और एक नए कर्नाटका का सवाल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान में बीजेपी की जीत, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर साहब हैं। हंसराज अहीर साहब, किसकी जीत? देखिए, ये जीत तो प्रधानमंत्री जी के उन कार्यों की है जो देश के हित में, समाज के हित में, गरीबों के हित में और साथ में देश की रक्षा से जुड़ी बातों को जो सफलता मिली है, ये हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री के कार्यों को सफलता मिलने की जीत है। पार्टी संगठन और सरकार का जो समन्वय होता है, ये जोड़ने में हमारी सरकार को, पार्टी को सफलता वही मिल रही है। इसलिए त्रिपुरा से कर्नाटक हम जीतते जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी लगातार जो है प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे थे इस चुनाव प्रचार में, वो देश के लोगों ने नकारा है। उनकी ये अभी हैसियत बनी नहीं है, उसकी पहुंच नहीं है, उनका स्तर वो नहीं है कि प्रधानमंत्री को इतना आगे जाके बात कहे। 2019 के लिए क्या मानते हैं कि ये शुभ होगा? जीतना ही है। 2019 की जीत के संकेत है पूरे, और बंगाल के भी जीत के संकेत है। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, जिनका साफ तौर पर मानना है कि 2019 में भी इसी तरह से जीत मिलेगी। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अभी तक के जो वोट मिले हैं उसमें क्या है? उसमें है 37.9%।
कांग्रेस को मिले हैं और 37.1% बीजेपी को मिले हैं, यानी 0.8% कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। फिर भी लगभग डबल सीटें पा रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों माधव? इसकी मिस्ट्री सुलझाइए थोड़ा। देखिए, परसेंटेज ऑफ वोट और सीट में तब्दील होना दोनों दो बात चीजें। मैं पहले ही बोला हूं कि लगभग जो कर्नाटका का जो रिजल्ट में देख रहा हूं कि उसमें परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी और कांग्रेस का लगभग इक्वल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, लगभग 37-38% कांग्रेस का और 40% के आसपास जो है बीजेपी का है। तो वो, लेकिन जो परिणाम आता है, जो उसका सीट में जो तब्दील होता है, उसका डिफरेंट थ्योरी होता है, उसमें परसेंटेज उसका बहुत मायने नहीं रखता। कांग्रेस की जनाधार अभी भी है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कांग्रेस की जनाधार एकदम से खिसक गया है। और जैसे मैं पहले ही बोला, अगर कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ अगर पहले से अलायंस किया रहता, क्योंकि जो सिद्धिरमैया की जो रही है एक्सट्रीम बायस्ड कास्ट पॉलिटिक्स उन्होंने गेम खेला था, दलित समुदाय के लिए खेला था, जो कि एक अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी का जेडीएस के साथ तालमेल होने से वो दलित समुदाय का वोट जो है बट गया, वो जेडीएस के पास चला गया, बीजेपी के पास चला गया, जो कि कांग्रेस के पास जाना चाहिए था, और उसका बहुत खमियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। दूसरी बात मुसलमान का, मुस्लिम कम्युनिटी में भी दो तरह के लोग, एक तो पढ़े लिखे हैं और एक थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में भी मैंने देखा है दीपक जी की 0.5 से 1% जो है बीजेपी को जैसे वोट मिल रहा है वहां मुस्लिम कम्युनिटी एरिया में भी। और ट्रिपल तलाक का जो मामला है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है कि अध्यादेश लाएंगे, और उसका भी बीजेपी को फायदा जो है यहां मिल रहा है, और बीजेपी कांग्रेस को उसका नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। रागिनी, कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ रही, कुछ मजाक के तौर पर भी आती है। एक लाइटर नोट पे मैं आपको सुनाता हूं। आज आया है 15 मई को कांग्रेस का सबसे छोटा स्लोगन, कांग्रेस गई। तो वाकई कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गई होता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए दीपक जी, मैं तो ये कहूंगी कि नाउम्मीद नहीं दिल नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हर शाम के बाद फेमस गाना है, हम हर शाम के बाद सवेरा तो होता ही है। और आप देखिए, अगर आप पीछे से भी उठाकर देखें, कांग्रेस ने बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया है और बहुत सफलता के और संघर्ष के साथ सामना किया है। सोनिया जी जब अध्यक्ष बनी थी, केवल 3 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, हम 19 प्रदेश तक लेके गए, 2 बार सत्ता पे भी काबिज हुए। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि कोई भी चुनाव, कोई भी हार, कोई भी जीत अंतिम नहीं होती है। पहली बात, मैं भारतीय जनता पार्टी को जरूर बधाई देना चाहूंगी, जो कांग्रेस को बिल्कुल ऐसे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं थी। हम लोगों ने विकास को मुद्दा बनाया, हम लोगों ने 5 साल की उपलब्धियों को मुद्दा बनाया, और हम एक रोड मैप लेके आए कि हम कर्नाटक को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। वहीं से काउंटर नैरेटिव जो था वो झूठ पर आधारित था, चाहे थिमैया जी, करियप्पा जी की बात हो, भगत सिंह, नेहरू का प्रचार हो, जिन्ना हो, पाकिस्तान हो, मातृभाषा हो और विदेशी तमाम किस्म के वो हुए। लेकिन हाँ, आज एक काउंटर नैरेटिव जो मोदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं वो चला है, उसकी जीत हुई है। लेकिन कांग्रेस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ अपनी लड़ाई आगे रखेगी। आपने 1-2 बातें जो बोली, मुझे लगता है कि वो बारीकियों से उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि ज्यादा वोट प्रतिशत के बावजूद कांग्रेस पार्टी की स्ट्राइक रेट सीट कन्वर्जन में कम क्यों होती है। अभी ये चेंज भी हो सकता है, अभी ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जितने वोट गिने गए हैं उसके आधार पर एक चीज आप ये भी देखिएगा, 2014 में जब हम कह रहे थे कि मोदी जी की बिल्कुल ही अंधाधुंध आंधी चल रही है, तब 43% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, वो कम होकर 37 आया है, यानी कि उनका करीब 6% वोट कम हुआ है। कांग्रेस ने भी उस वक्त करीब 40% वोट हमारा था, हमारे 3% वोट कम हुए। लेकिन हाँ, जेडीएस और बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई है, उसको नहीं समझ पाए, ये शायद आपकी सबसे बड़ी गलती थी। और एक और चीज जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगती है दीपक जी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन पीक थोड़ा जल्दी हो जाता है, फिर उसका मोमेंटम बरकरार रखने में शायद हमें, गुजरात में भी हमने वो देखा, दूसरे फेज में ये दिक्कत हमें आई, शायद वो दिक्कत यहां पर भी थी। बाकी और हम करेंगे आत्मचिंतन विश्लेषण, मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। फिलहाल एक ब्रेक लेता हूं और अमित जी इसके साथ भी आपकी बात कराऊंगा कि वाकई क्या होता है। बेरोजगारी है, भूख है, इतनी परेशानी है, समस्याएं हैं, स्कैंडल है, करप्शन है, ललित मोदी है, नीरव मोदी है, सब कुछ है, लेकिन जीतेंगे मोदी जी। ऐसा कांग्रेस ने क्या गुट्टी पी ली है, कौन सी मुगली गुट्टी 555 मिली है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वैलिड क्वेश्चन और इस पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, अमित के पास भी चलेंगे।
कांग्रेस चुनाव की 114 पर भारतीय जनता पार्टी है लीड्स में आगे, 64 पर कांग्रेस है, जेडीएस 39 पर है और अन्य के खाते में 2 सीट जा रही है। क्लियर मेजोरिटी मिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी को और एक किला और फतह कर लिया है। दक्षिण के राज्य में एक राज्य में अपनी पैठ सीधे अपने दम पर बनाई है, जो अपने आप में बेहद बड़ी बात है। यानी दक्षिण का दरवाजा भी खुल गया है। हालांकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना जाता। आपको पता है हिंदू शास्त्र के अनुसार द गेट ऑफ साउथ इज द गेट ऑफ डेथ, ऐसा मानते हो। उत्तर जो दक्षिण, एक बात आपको याद रखनी होगी, कर्नाटका हमेशा एक पर्याय ऑपोजिट रहा है। यहाँ पर जब भी वहां पर विपरीत रहा है। जो अब देखना यह होगा कि 2019 पोल में किस तरीके से वोटिंग करता है। ये तो खैर सिर्फ एक नहीं, ये सवाल बीजेपी के टॉप लीडर से पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि हम तो इन चीजों को मानते नहीं, और अगर मानते भी हैं तो कौन सा योग और कौन सा संयोग ये बाद में देखा जाएगा, पहले कर्नाटक जीत लेते हैं। सीधा चलते हैं अमित के पास। अमित, एक धारणा सी बनी हुई है कि जो कर्नाटक का चुनाव जीतता है पिछले 30-40 साल से, वो कर्नाटक का तो जीत जाता है, पर 2019 का यानी आने वाला लोकसभा चुनाव हार जाता है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए दीपक जी, धारणाएं और इतिहास बदलने के लिए ही होती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2019 के चुनाव में भी कर्नाटका की जनता और देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने में पूरा सहयोग करेगी। लेकिन मैं एक मुख्य बात कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, और उन्होंने आत्मचिंतन की बात करी, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि जो 5 साल कांग्रेस ने कर्नाटका में सरकार चलाई, उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ा, जिस तरीके से उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। 3,800 किसानों ने आत्महत्या करी। बेंगलोर जैसे शहर में 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी, वहां गड्ढे कभी भरे नहीं गए, 500 लोग गड्ढों में गिर के मर गए। लेक 500 लोग हर गड्ढों में गिर के दिन ज्वलंत हो जाती। सुनिए तो सही, आपको ये आंकड़े नहीं मालूम होंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मनगढ़ंत आंकड़े सच्चाई है, इसलिए नहीं मालूम। और अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चुनाव हार गई हैं, आप आत्मचिंतन करिए और सही चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कहे उसको ब्रह्म सत्य सरकार संवेदनशील नहीं है और सरकार अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में विफल है और लोगों की बात समझने में असफल है, तो जो नतीजे हमने देखे हैं और हर स्टेट के बाद स्टेट के चुनाव में देख रहे हैं, ये होता ही रहेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन है, और ये विश्वास बनाना और ये विश्वास को कायम रखना, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें पिछले 70 सालों में विफल रही, और अब जब लोगों के पास एक ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव है, तो लोग उसके लिए वोट दे रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले 4 सालों से कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में, एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में हार का सामना करती रही। रैली तो ओवर हो गई, आज तो नतीजा भी आ गया। देखिए अमित जी, समस्या ये है कि कांग्रेस अगर 70 साल में से 60 साल जीतती है, तो आप कहते हैं कि जनता को भ्रमित करके जीत गई, कुछ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी 60 साल तक जीत गई। और आप अभी एक टर्म पूरा करने में भी आपकी सरकार को 1 साल है, 282 से 271 पर आ गए हैं, 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे एक नीचे आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप विनम्रता दूसरे को सिखाएंगे। आपकी बोली में, आपकी शैली में कोई भी विनम्रता नजर नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सिद्धारमैया जी की बिल्कुल असफल सरकार थी, इसीलिए तो जब राहुल गांधी जी ने मोदी जी से कहा कि आप येदियुरप्पा जी की तथाकथित सफल सरकार के बारे में 15 मिनट बोलिए उपलब्धियों के बारे में, तो मोदी जी ने जवाब क्या दिया? आप अपनी माता जी की मातृभाषा में जवाब दीजिए। भाई, गुजरात के चुनाव में, चुनाव से एक दिन पहले तक आप मैनिफेस्टो नहीं लेके आए। इस देश में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी न खुद करती है, न चाहती है कि वो मेन नैरेटिव बने, और उसी तरीके से ये चुनाव भी लड़ा गया। आप मुझे एक रैली बताइए जिसमें येदियुरप्पा सरकार की 4-5 उपलब्धियां गिनाई हो मोदी जी ने, या ये बताया हो कि वो कर्नाटक का भविष्य कैसे सुधारेंगे। हमने तो हर रैली में, हर मंच से बताया कि 4 करोड़ लोगों को हमने भूख मुक्त करने का काम किया है, 8,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों का माफ किया। मोदी सरकार ने 1 रुपए का किया हो तो बताइए। आपने कहा 3,000 किसान यहां मर गए, महाराष्ट्र में 4,250 किसान मरे हैं, पर चूंकि आपकी सरकार है, वॉशिंग मशीन है, सारे दाग डालेंगे वो अच्छे होकर निकल आएंगे। तो इस तरीके की बात मत करिए। आप जीत गए हैं,
आपको बहुत बधाई, आप मिठाई खाइए, खिलवाइए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सच को झूठ बना देंगे। मोदी जी ने एक रैली में ही इतिहास, 2 अलग रैलियों में इतिहास के बारे में 2 झूठी जानकारियां दी, उनका भी पर्दाफाश हुआ। उन्होंने बार बार कभी कहा सिद्धारमैया अहिंदू हैं, कभी कहा कि आपकी माता का विदेशी है, कभी उन्होंने कहा कि जिन्ना को ले आइए चुनाव में क्योंकि जिन्ना जिस तरह से औरंगजेब और बाबर गुजरात में आए थे, कभी उन्होंने कहा कि सेना का शौर्य जो है, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक याद कीजिए। कर्नाटक लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया और मोदी जी ऐसा करने में सफल हो गए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी असफलता है। देखिए दीपक जी, अमित हाँ बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा। काउंटर नैरेटिव नहीं बना पा रहे इस देश में, शायद यही हमारी बिल्कुल कहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, रागिनी ने साफ साफ कह दिया है इशारों में कि आप जल्दी से मिठाई का डब्बा यहाँ पर भिजवा दीजिए ताकि सब खा लें। जरूर दीपक जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी मोदी जी ने अपने भाषण किए, 50 मिनट से 1 घंटे का भाषण हुआ, उन भाषणों में जहां जिस जिले में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री जी थे, वहां के स्थानीय मुद्दों के बारे में भी चर्चा करी। हाँ, जैसे दिक्कत ये होती है कि हम नेशनल मीडिया में उन सारे विषयों को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन जो लोकल मुद्दे जब उठाए जाते हैं और वहां लोगों के जन से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसमें एक खनक होती है, लोगों से जुड़ाव होता है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को झुठलाने के लिए या लोगों को बहकाने के लिए कुछ भी कह सकती है। कर्नाटक भाजपा ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सोनिया जी के बारे में क्या ट्वीट किया, आप उसको झुठला सकते हैं क्या? आप कहाँ नैरेटिव ले जाना चाहते हैं, कौन सच है, सबको मालूम है, लेकिन दिक्कत यह है कि काट की हांडी बार बार चढ़ रही है। देखना यह है कि कितनी बार चढ़ेगी। और 2019 तो बहुत लंबी लड़ाई है जी, 3 प्रदेश और आएंगे, गतिरोध बनेंगे आपकी। बार बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना राय दिया है, अपना मत दिया है। कांग्रेस अगर इसको झुठलाना चाहे तो झुठला सकती है, लेकिन हम उनको मिठाई का डब्बा भेजते रहेंगे और हर चुनाव के बाद भेजते रहेंगे, ये हमारा वादा है। चलो ये वादा है, वादा पूरा हो गया। लेकिन रागिनी, आपने कहा कि स्पीड ब्रेकर लगे हैं, अभी 3 स्पीड ब्रेकर 2019 से पहले, लेकिन हाईवे ज्यादा बना लिए उन्होंने, 48 किलोमीटर रोज बना रहे हैं। मैंने तो स्पीड ब्रेकर से गाड़ी थोड़ी सी धीमी होती है, लेकिन फिर भाग जाती है। भारतीय जनता पार्टी की 21 प्रदेशों में आज सरकार है, ये तो झुठलाया नहीं जा सकता, ये तो सच है। उसके साथ साथ जब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीते, उन्होंने कहा जीएसटी को, नोटबंदी को जनता ने, उसी दौरान पंजाब में हारे भी थे, दिल्ली में भी हारे, बिहार में भी हारे, गोवा में हारे, मणिपुर, छोटे प्रदेश हैं लेकिन हारे। उसके बाद बाईपोल्स में हारे। अजय सिंह बिष्ट जो यहाँ पर स्टार प्रचारक थे, उनके तो अपने गृह क्षेत्र में वो हारे। लेकिन मैं फिर भी, तब किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि वो पूरी तरीके से विफल सीएम घोषित हो गए हैं, क्योंकि वो अपने गृह क्षेत्र में अपने बूथ पर हार गए। तो आप देखिए 2019 से पहले राजनीतिक ऊंट की करवट भी बदलेगी, हवा का रुख भी बदलेगा। बाईपोल्स जो हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी 282 से 271 पर आई है, वो इसका बड़ा मुझे लगता है एक संकेत है। अभी देखो रमन सिंह का ट्वीट आया तुरंत, अब देश में कांग्रेस खोजो अभियान चलेगा। ये तो सोच का फर्क है। वो कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, हम कहते हैं कि गरीबी मुक्त भारत होना चाहिए या शिक्षा मुक्त भारत होना चाहिए। गरीबी मुक्त तो आपने बहुत पहले तो हमने किया 2 साल। हमारी जो यूपीए सरकार रही, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हम ऊपर लेकर आए। हम मनरेगा लेकर आए, फूड सिक्योरिटी लेकर आए, सूचना का अधिकार लेकर आए, शिक्षा का अधिकार लेकर आए। और अगर ये समझा जाता है कि विकास इस देश में कभी मुद्दा बनेगा भी नहीं आगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस सकारात्मक राजनीति कर रही है और सही इसी दिशा में राजनीति करती रहेगी। अमित, इनका कहना है कि विकास को आपने मुद्दा बनाया नहीं कभी। देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अपने कामकाज का एक बार भी हिसाब नहीं दिया। सिद्धरमैया जी ने किन विषयों को सामने रखा? लिंगायत का विषय सामने रखा, पुलिस फोर्स में इन्होंने कास्ट सेंसस करवाने का मुद्दा सामने रखा, इन्होंने एसडीपीआई और पीएफआई के साथ अलायंस किया, इन्होंने 24 हिंदू कार्यकर्ताओं की मृत्यु को दरकिनार कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर
बेंगलोर जैसे शहर में इनके विधायक का लड़का एक दूसरे नागरिक को मार देता है, मृत्यु के करीब ले जाता है और उससे कार्रवाई नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई। किसानों ने बहुत को बलात्कारी को अपनी कैबिनेट लोन माफ नहीं करे, इनके एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से 12 मिनट में देश में एक दलित के ऊपर अत्याचार होता है। करता था ये तो लंबी फहरिस्त है। क्रू ड्राइवर जाइए, पैर में घुसने से मत जाइए। मैं बहुत सारे आंकड़े बहुत सारे सुनाऊंगी कि जवाब नहीं रहेगा। मोदी जी बयान दिए 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे पाए? कोई काम नहीं किया। सिद्धारमैया जी की सरकार ने दिखाई है। महंगाई क्यों बढ़ गई है? डीजल पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ता जा रहा है? अमित जी, महिलाओं के साथ इस तरीके का दुराचार पूरे देश में क्यों हो रहा है? अमित जी बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मोदी जी तो चीन को ला के दिखाने वाले थे, अब पोखरा में नो एजेंडा मीटिंग करके वापस आ गए। नेपाल में प्रचार कराए, लेकिन नेपाल में जाकर ये नहीं कहा कि 8 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट, $8 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट नेपाल ले रहा है चीन से, उसे रोक सके। ये सारे मुद्दे लोकसभा में उठाएंगे ना। अभी बहुत कठिन है आपके लिए भी डगरपन घट की, इतना आसान मत समझिए। रागनी जी, ये सब कुछ हो गया देश के अंदर, आप जितना कह रही है सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव जीत गए। ये सवाल नहीं समझ आता। ये सारे सवाल मुख्य मुद्दा कब बनेंगे? आप 2019 का वर्डिक्ट आज कर्नाटक के वर्डिक्ट के हिसाब से दे देंगे? क्या ये बात सही है? क्या ये आकलन सही है? नहीं, आपने अभी जो आकलन किया, क्या ये आपकी इलेक्शन स्पीचेस नहीं थी ना? आपने अपने इलेक्शन स्पीचेस तो फिर आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि लोकल, फिर अमित मालवीय जी से कहिए उनकी बात गलत है, लोकल मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। जो उन्होंने अभी आरोप लगाए कि अब मिक्स मत करिए। इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा भ्रष्ट सरकार है, सिद्धारमैया जी ने उनके ऊपर डेफेमेशन का केस किया है कि आप सिद्ध करके बताइए कोर्ट में कि हमारी सरकार भ्रष्ट रही है। क्या येदियुरप्पा जी ये कर सकते थे? क्या रेड्डी ब्रदर्स ने 35,000 करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम नहीं किया? के परिवार के 3 लोगों को तो आपने भी टिकट दिया, श्रीनगर कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को दिया है, कांग्रेस ने भी 3-4 लोगों को दिया है। येदियुरप्पा और 8 रेड्डी नहीं, उनको आप सामने चेहरा बना के चुनाव लड़ते रहे। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, आप तो अभी भी धोबी घाट लेके बैठी हुई है। हाँ, वो डिमोनेटाइजेशन का सारा पैसा इनके पास आके, उससे नोटबंदी के बाद सारा पैसा इनके ही पास अंटी में आ गया है ना, इसीलिए ये वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं। हम अभी भी पुराने डर्रे पे चल रहे हैं शायद। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बार बार येड्डी ब्रदर्स का जिक्र करते हैं। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जनार्दन रेड्डी जिनके अगेंस्ट माइनिंग का स्कैम का केस चल रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देना तो छोड़, वो पार्टी में भी नहीं है। इन्होंने नागेंद्र, आनंद सिंह, अनिल लाड, जो सारे लोग इंडाइटेड थे, जेल गए, उनको टिकट दिया। इनकी करनी और कथनी में कितना है? कोई भी रेड्डी परिवार का ऐसा सदस्य नहीं था जिसके अगेंस्ट कोई भी स्कैम था, कोई केस नहीं था, एक भी केस नहीं। कुछ समय ये बार बार कहते रहे कि येदियुरप्पा जी के खिलाफ करप्शन का केस है। येदियुरप्पा जी के खिलाफ एक भी करप्शन का केस साबित नहीं हो सका, और इसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत के आई और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। जवाब नहीं देंगे आप? नहीं भाई, आपने पहले कहा 132 सीटें आएंगी, क्योंकि आपको ये पूरा यकीन था कि मोदी जी के समय 2014 में जो परफॉर्मेंस था आप रिपीट करेंगे। वोट शेयर में आप हमसे पीछे हैं, ये मैं जरूर देखना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जिन सीटों पे हार भी हुई है उन पे वोट मार्जिन जो होगा वो बहुत कम होगा। अब ये सारी चीजें देखकर आकलन करेंगे। मैंने तो सबसे पहले बधाई दी, तब शायद आप जुड़े नहीं थे। मैं आपको एक बार फिर बधाई देती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। सुपड़ा साफ आप नहीं कह सकते। 64 सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं, दूसरे दल पर, दूसरे नंबर पर हम हैं, लेकिन हमें विश्वास था कि सरकार बनेगी, नहीं बन पाई। और वो मुझे लगता है ज्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की वजह से ये थोड़ा मुझे लगता है कि दिक्कत हमें रही है। एक और सोशल मीडिया पे काफी आ रहा है रागिनी, वो आ रहा है, राहुल गांधी मंदिर गए लेकिन प्रसाद मोदी जी खा गए। ये मतलब एक से एक लोगों ने बनाए हैं, हालांकि हम इसको बिल्कुल लाइटर नोट पे बना रहे हैं, कोई सीरियस पॉलिटिकल कमेंट नहीं है। कुछ नेताओं को छोड़कर जिन्होंने इस तरह की बातें लिखी है, लेकिन फिर भी जीत होती है, हार होती है। जीत को सलाम करना पड़ता है, हार को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन आदमी वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। और अफसोस कि पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। 4 सालों में नहीं सीखा है जी? पंजाब में नहीं जीते क्या हम?
तो पिछले आप क्यों मतलब गोवा में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मणिपुर में थे, मेघालय में थे, अरुणाचल में थे, बिहार में हमारा कोalition जीता, दिल्ली में ये हारे, उसके बाद आप ये अब ऐसे है, मतलब इतनी कठोर एनालिसिस मत करिए ना। कठोर और उसके बाद गुजरात में आप मुझे बताइए दीपक जी, मैं आपके चैनल में थी, आपने कहा कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों की अपेक्षा थी उससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा, और बहुत जबरदस्त टक्कर दी। तो आपने अब आप वो भी श्रेय हमसे लेना चाह रहे हैं? आप कह रहे कोई सीख नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप किससे, आप केले की तुलना जो है संतरे से करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, प्रॉब्लम ये है, नहीं, मैं बिल्कुल क्रेडिट देने में कभी पीछे नहीं रहता हूँ, 4 कदम आगे बढ़ के क्रेडिट देता हूँ, लेकिन आप केले और संतरे की तुलना नहीं। कर्नाटक की हार में मुझे लगता है कि हमें बहुत ही बारीकी के साथ एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्रंट पे नहीं, अगर ये जो निर्णय आज जनता ने दिया है, बहुत सारे फ्रंट पे हमसे छोटी छोटी गलतियां हुई होंगी जो कि एक्यूमुलेट होकर हमें। और आप कोलिशन की बात कर रही हैं, आपने नीतीश कुमार और लालू के साथ एक कोलिशन किया, क्या वो आप चला पाए? 6-8 महीने से ज्यादा नहीं चला पाए। तो ये भी कांग्रेस तो बड़ा भाई था ना उस कोलिशन का। अगर आप सबसे बड़े भाई तो लालू जी थे उस कोलिशन के, संख्या बल के हिसाब से देखे तो, लेकिन संख्या बल नहीं, ग्रेविटी, नेचर ऑफ ग्रेविटी के बल के आधार पर मैं कह रहा हूँ, अगर एक आपको मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट भी इसका देती हूँ। कांग्रेस, आप कह रहे कांग्रेस पार्टी हार रही है ज्यादातर जगह, जो है सच्चाई भी, उसके बावजूद देश के सारे क्षेत्रीय दलों की तरफ आप देखिए, आज भी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी के साथ हारने के बावजूद भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि परिस्थिति देखेंगे, नंबर ऑफ सीट शेयर वगैरह जो है वो देखेंगे, लेकिन और उसके ठीक विपरीत जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को नहीं रोक पा रही है। तो अगर आप कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करें, आप समावेशी राजनीति की बात करें, आप क्षेत्रीय दलों को महत्व देने की भी बात करें, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी से मेरे पास इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। ब्रेक के बाद इसी बात का जवाब दूंगा रागिनी को, ब्रेक के बाद।